अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अगर एक तरफ जाएं तो बर्फ़ चोटियाँ हमारा इस्तकबाल करती हैं, उनसे नीचे उतरें तो मैदानी इलाके हैं जो हमारे लिए गल्ला और अनाज उगाते हैं, और उससे आगे आएँ तो सहरा है जहाँ तपती हुई रेत आपका इस्तकबाल करती है। गर्मियों की दोपहरें वहाँ किसी जहन्नुम से कम नहीं होती, लेकिन जब रात आती है तो वही रेत इतनी ठंडी होती है कि उतनी सर्दी शायद बर्फ़पोश इलाकों में नहीं पड़ती जितनी वहाँ पड़ती है। इसी तरह का एक सहरा है चोलस्तान, और मैं आज मौजूद हूँ चोलस्तान के एक टोबे पर जिसे किकरा वाला टोबा कहते हैं। आमतौर पर लोगों का ख्याल ये है कि शायद चोलस्तान कोई अलग सहरा है, लेकिन चोलस्तान अलग सहरा नहीं बल्कि ये अजीम थर का मगरबी हिस्सा है। यानी जो बुनियादी रेगिस्तान है वो थर है जो सिंध में फैला हुआ है, राजस्थान का इलाका उसमें आता है, और हिंदुस्तान में वो दूर तक चला गया है। पाकिस्तान में भी ये सिंध का कमोबेश एक तिहाई हिस्सा इसके पास है। बहावलपुर डिवीज़न का बेशतर हिस्सा इसी थर के रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, लेकिन ये जो थर का मगरबी किनारा है उसे कहा जाता है चोलस्तान। ये पंजाब का सबसे बड़ा सहरा तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा सहरा आप इसे कह सकते हैं, यानी थर सहरा को, और ये थर का हिस्सा है। दूसरे नंबर पर थल है जो बकर मियाँ वाली और उसके आगे फैला हुआ है। फिर बलूचिस्तान में एक सहरा है जिसे खारान डेजर्ट का नाम दिया गया है, वो इससे छोटा है, चोलस्तान से छोटा है। इसी तरह स्कर्दू के पास एक यख सहरा है, यख बस्ता सहरा इसे कह सकते हैं कप्तान के नाम से। ये जो चोलस्तान है इसका रकबा 26,300 मुरबा किलोमीटर है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा है, यानी यूँ कह सकते हैं आपके 25,800 मुरबा किलोमीटर से लेकर 26,300 मुरबा किलोमीटर तक है। अगर इसे एकड़ों में कन्वर्ट करें तो ये बनता है चोलस्तान का रकबा 66,55,000 एकड़। दुनिया का ये 8वां बड़ा सहरा है, यानी थर, उसमें चोलस्तान उसका चूँकि हिस्सा है। इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई है, यानी तूल आप इसे कह सकते हैं, वो 480 किलोमीटर है, और इसका अर्ज़ 32 किलोमीटर से लेकर 192 किलोमीटर है। मुकामी लोग इसे रूही कहते हैं। आमतौर पर चोलस्तान के नाम के हवाले से एक रिवायत मशहूर है। वो ये कहते हैं कि ये चोलस्तान का जो लफ्ज़ है ये 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है। एक तो चौल, वो कहते हैं जी चौल तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, और उसका मतलब है रेत, और आगे स्थान जो लगता है वो कहते हैं ज़मीन को। तो आप यूँ कह सकते हैं कि चोलस्तान का मतलब यह है कि रेत की सरजमीन। मिठनकोट वाले ख्वाजा गुलाम फरीद ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी चोलस्तान में गुजारा। कहते हैं 14 साल वो रेत की इस सरजमीन पर मुकीम रहे। उन्होंने शायरी की, काफ़ियाँ लिखी। मुकामी जो लोग हैं चोलस्तान के रहने वाले, वो ख्वाजा गुलाम फरीद से बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखते हैं, उनकी काफ़ियाँ पढ़ते हैं, और ख्वाजा गुलाम फरीद को वो अक़ीदत की हद तक पूजते हैं। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रोशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है, ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ, ये मिशन इसी तरह जारी और सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है, मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए, मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। कदीम ज़माने में ये सहरा बहुत सरसब्ज़ और शादाब थे। लोग दास्तानों में इसके 3 दरियाओं का जिक्र मिलता है। मुमकिन तौर पर ये 3 नाम जो है वो एक ही दरिया के हैं, हाकड़ा, सरस्वती और घाघरा।
इन दरियाओं के किनारे बहुत सी तहजीबें और सकाफतें परवान चढ़ी। इस बात की गवाही पतन मीनारा, गनवेरी वाला और सोनी विहार के मदफून शहर देते हैं। पतन मीनारा और सोनी विहार में बुद्ध मत की अजीम दरसगाहें मौजूद थी, लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि पतन मीनारा में बुद्ध मत का तो वजूद कम था, लेकिन हिंदू मत का वजूद ज़्यादा था। शहर तो अपने खजानों समेत ज़मीन में दफन हो गए, मगर बुद्ध दरसगाहों के मीनार अब भी सर उठाए नजर आते हैं। ये मुहक्किकीन का नज़रिया है, मेरा नहीं, जिससे साबित होता है कि इल्म से बड़ा खजाना कोई नहीं। इन शहरों की बाक़ियत मीलों तक फैली नजर आती हैं, जो आर्कियोलॉजी के माहिरीन को दावत तहकीक दे रही हैं। किला द्रावड़ को देखकर तारीख के सीने पर घोड़ों के टापों के निशानात ख्यालों के कैनवस पर उभरते हैं। फसील पर खड़ा जब कोई सयाह मशरकी किनारे पर नजर दौड़ाता है, तो दूर कहीं एक लकीर की शक्ल में दरिया हाकड़ा के आसार नजर आते हैं। 40 किलों के खंडरात आज भी इस दरिया के किनारे मौजूद है। किलों की तादाद में फर्क है, कुछ कहते हैं 47 थे, कुछ कहते हैं 29 थे, लेकिन बहरहाल आज भी 2 दर्जन से ज्यादा किलों के खंडरात यहाँ मौजूद है। अब इसे हवादिस ज़माना कहिए या चोलस्तानियों की बदकिस्मती कि दरिया की गुजरगाह ये लकोदक सहरा, जो अपने दौर में जन्नत अर्जी था, अब पानी की बूंद बूंद के लिए तरसता है। ये सहरा अब खुश्क साली का मुस्तकिल मस्कन है। प्यास तो जैसे इस सहरा का मुकद्दर बनकर रह गई है। पानी को तरसती जिंदगी के होंठ तर करने के लिए इस सहरा में 1000 से ज्यादा टोबे मौजूद हैं, जो बारिश के बाद पानी जखीरा करने का वाहिद और अहम जरिया है। चरागाहों, जंगली हयात और सबसे बढ़कर लाइव स्टॉक की दौलत से ये वसी और इस खित्ता माला माल है। गोया ये सहरा बेपनाह वसाइल रखता है, मगर माजी के हुक्मरानों ने अदम तवज्जो को शेवा बनाए रखा और ये सहरा जिंदगी को तरसता रहा। नबातात और जड़ी बूटियां जो सेहत के लिए तैयार की जाने वाली अद्वियात के लिए लाज़िम व मलज़ूम का दर्जा रखती हैं, इस सहराए आज़म के सीने पर अपने वजूद का एहसास दिलाती है। दोदरा जंगल इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। इस लकोदक सहरा में 2 लाख इंसान बसते हैं, जिनकी गुजर औकात का वाहिद जरिया मवेशी है। चोलस्तान में पाए जाने वाले 112 अक़साम के परिंदों और 118 अक़साम के रेंगने वाले जानवरों में 13 लाख मवेशी भी शामिल है, जिनमें 6 लाख गायें, 3.5 लाख भेड़ें, 2.25 लाख बकरियां और 1.5 लाख के लगभग ऊंट शामिल हैं। चोलस्तानी गाय दुनिया की बेहतरीन नस्ल में से एक है, जिसके आबाओ अजदाद का ताल्लुक साहिवाल नस्ल की गाय से बताया जाता है। कहा जाता है कि जब हाकड़ा दरिया का अरूज था, तो ये गाय 13 किलो दूध देती थी एक वक्त में, मगर अब ये महज 2 से 3 लीटर दूध देती है। इस तरह सिर्फ चोलस्तान में दूध की यौमिया पैदावार 4,22,000 लीटर है। यही सहरा आला नस्ल की भेड़ों का भी मस्कन है, जिनकी मजमूई तादाद 3,52,000 है। इन भेड़ों की नस्ल में सपली, बुच्ची और खडाली नस्ल की भेड़ें काबिल जिक्र है। इन भेड़ों से सालाना 12,000 टन ऊन पैदा होता है। इनका गोश्त न सिर्फ आला किस्म का होता है, बल्कि इनकी ऊन से इंतहाई कीमती कालीन और पारचा जात तकमील पाते हैं। बेहतरीन नस्ल की चोलस्तानी और बीतल बकरियां इस सहरा का हुस्न है, जो बेहतरीन ऊन और खालों के अलावा दुनिया का लजीज तरीन गोश्त फराहम करती हैं। कहा जाता है कि इनका गोश्त कम चिकनाई और ज्यादा लहमियाती गजा के तौर पर एक बेहतरीन सौगात है। इन बकरियों की तादाद 2,53,000 है। चोलस्तान के सहरा में पाए जाने वाले रेगिस्तानी जहाज यानी ऊंटों की तादाद 1.5 लाख है। ये 2 नस्लों में पाया जाता है, जिसमें एक नस्ल मरीचा है और दूसरी नस्ल मरीला है। लंबी और बारीक गर्दन होने की बिना पर मरीचा ऊंट अपना सानी नहीं रखता। ये ऊंट अरब सयाह और जनूबी पंजाब के ऊंटों के शायकीन वडेरे बहुत पसंद करते हैं। मेलों और तकरीबात में मरीचा ऊंट हमेशा नुमाया होता है, जो दौड़ने, कुश्ती और नाच में एक मखसूस रिवायत का हामिल है। दूसरी नस्ल मरीला दूध और गोश्त की पैदावार के लिए मारूफ है। इसका गोश्त मशरक़ वस्ता और खलीजी ममालिक में मांग रखता है। आम हालात में मरीला मादा ऊंट 10 से 15 लीटर यौमिया दूध देती है। चोलस्तान का ये वाहिद जानवर है जो कई रोज बगैर पानी पिए गुजार देता है।
پانی کی کمی کی بڑی وجہ 2 سے 3 انچ سالانہ بارش ہے۔ چولستان کے ہر زیروح اور لاکھوں کی انسانی آبادی اس پانی سے جڑی ہوتی ہے جو آسمانوں سے بارش کی صورت برستا ہے۔ یہ پانی برس گیا تو چولستان میں موجود یہ ٹوبے پانی سے بھر جاتے ہیں اور خزاں رسیدہ چہروں پر زندگی کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ بصورت دیگر یہاں کے باسی جنہیں روہیلے کہا جاتا ہے خشک سالی کے دنوں میں ایک ٹوبے کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں پانی نہ ہو تو پھر دوسرے ٹوبے کی جانب عازم سفر ہو جاتے ہیں۔ اس بڑے صحرائی خطے میں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 درجہ سینٹی گریڈ تک تجاوز کر جاتا ہے اور سردیوں میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ خشک سالی کی بنا پر اور پانی نہ ہونے سے اس صحرا میں جانوروں کے ڈھانچے جا بجا نظر آتے ہیں۔ موسم گرما کی قیامت خیز گرمی کی شدت میں جانوروں کی زبانیں حلق سے باہر آ جاتی ہیں۔ روہیلے اپنے لیے اور جانوروں کے لیے پانی کی تلاش میں سرگرداں اکثر اوقات اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان ٹوبوں کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹیز بھی چولستان کے باسیوں کی مشکلات کی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان ٹوبوں میں جہاں پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے سالہ سال سے صفائی میں غفلت برتی جاتی ہے۔ مٹی اور ریت کی مقدار ہر سال بڑھتی جا رہی ہے اور ٹوبوں میں پانی ذخیرہ کرنے کی استعداد ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ان ٹوبوں کی صفائی کی ذمہ دار پہلے نمبر پر چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی، دوسرے نمبر پر چولستان فارسٹ رینج اور تیسرے نمبر پر پاکستان کونسل آف ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر 3 سال بعد ان ٹوبوں کی صفائی ہونا ضروری ہے۔ ماضی میں فورٹ عباس کے چولستانی صحرا میں 3 معصوم بچیاں بھی پانی کی تلاش میں بھاگتے بھاگتے زندگی کی بازی ہار گئی تھیں، اور جب صحرا میں ہوا کا طوفان اٹھا تو یہ معصوم لاشیں ریت سے اٹ گئیں۔ یہ اندوہناک واقعہ بھی چولستان کی پیاس کی شدت پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ 1R مٹرا اور 1L مٹرا جو ایک مختصر علاقے کو سیراب کرنے والی نہریں ہیں، جن کا پانی 87 کیوسک ہے۔ 2 سال پہلے اسے پختہ کرنے کے نام پر بند کیا گیا۔ اب 2 سال سے ٹیل والے چولستانی پانی کو ترس رہے ہیں۔ 2005 سے اس بڑے صحرا میں سالانہ جیپ ریلی کا میلہ سجتا ہے، لیکن اس سے بھی چولستانیوں کے دکھ درد کم نہیں ہوئے۔ ریلی کے راستے پر چولستانی اپنے اہل خانہ کے ساتھ خانہ بدوشی جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ریلی کے موقع پر 2 لاکھ افراد اس صحرا میں آتے ہیں، لیکن چولستان کے مکینوں سے گھر خالی کرا لیے جاتے ہیں۔ چولستان میں اس وقت 49 کے لگ بھگ قلعے سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں، جن میں قلعہ پھلڑ یعنی پھولڑا، قائم پور، مروٹ، جام گڑھ، موج گڑھ، مبارک پور، فتح گڑھ، میر گڑھ، خیر گڑھ، بہاول گڑھ، سردار گڑھ، ولر، باچکی، قائم پور، مرید والا، دراوڑ، چانڈا کھانڈا، خان گڑھ، رکن پور، لیارا صادق آباد، کنڈیرا، سرواہی، قلعہ صاحب گڑھ، بنجروٹ، دھوئیں، دین گڑھ، اچ، تاج گڑھ، اسلام گڑھ، موئے مبارک، ٹبا اور حاصل ساڑو وغیرہ شامل ہیں۔ چولستان میں موجود تاریخی مقامات، قدرتی ماحول اور کلچر کو اگر تھوڑی سی توجہ مل جائے تو سیاحت میں ایک کثیر زر مبادلہ چولستانیوں کی محرومیوں کے ازالے کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے پیچھے آپ کو پانی کا ایک تالاب نظر آ رہا ہوگا۔ اگر کسی شہر میں ہوتا تو ہم اسے جوہر کہتے، کہیں تاریخی مقام پر ہوتا تو ہم اسے تالاب کہتے، لیکن چولستان میں اسے ٹوبا کہا جاتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ چولستان کی زندگی انہیں ٹوبوں کے سہارے پر چلتی ہے۔ ان ٹوبوں کو کسی نہر سے پانی نہیں آتا، کسی دریا سے پانی نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ وہ قدرتی پانی ہے جو کبھی اگر بارش برس جائے چولستان میں تو یہ ٹوبے بھر جاتے ہیں، لیکن یہ سارا سال ساتھ نہیں دیتے۔ یہاں چولستان میں دیہات کے نام آپ کو ان ٹوبوں کے ناموں کے حوالے سے ملیں گے کہ جس جگہ یہ ٹوبا موجود ہے اس کا ایک نام رکھا ہوا ہے اور پھر وہ گاؤں اسی ٹوبے کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی جیسے چک نمبر ہے یا ہمارے شہروں میں محلوں کے نام ہے، اسی طرح ان ٹوبوں کے نام ہے۔ تو یہ چولستان کی جو زندگی ہے یہ ان میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ ٹوبے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 11 سے 1200 کے درمیان ٹوبے ہیں جو چولستان کے رقبے پر جگہ جگہ موجود ہیں، اور انہی کے کنارے آپ کو آبادیاں ملیں گی۔
جہاں ٹوبا نہیں وہاں آبادی بھی نہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ چولستان پاکستان کا وہ بدقسمت علاقہ ہے جہاں زندگی کو ترستی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔